हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो हम बात क्या करने वाले हैं कि राइट टू एजुकेशनल और राइट टू एजुकेशनल मतलब कि जैसे राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल राइट, यानी कि जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 बात करता है उसके बारे में। ठीक है, इसके पहले हम 5 फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं। तो आपको जितने भी फंडामेंटल राइट मैंने पढ़ाए हुए हैं, अगर आपको याद है या फिर नहीं भी याद है कोई बात नहीं, अगर आपको पता है, आपने लिख रखा, नोट्स बनाए हैं, तो जितना भी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है आज का जोड़कर सबको आपको कमेंट बॉक्स में एक एक लाइन में लिखना है। जैसे मान लो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से 18, उसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 से 22, ऐसे करके आपको ब्रैकेट में डाल के पूरे 6 राइट लिखने हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा और आपको आसानी भी हो जाएगी एग्जाम के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं किसके बारे में, राइट टू एजुकेशन और कल्चरल राइट के बारे में। किसके बारे में? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में। और इसमें आर्टिकल नंबर कौन कौन सा आता है? 29 आता है और एक दूसरा कौन सा आता है? 30 आता है। ठीक है, और 29 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है कि यदि कोई किसी भी, जैसे हमारे भारत में तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कास्ट, भाषाएं, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, जातियाँ रहती हैं, और उसके बाद ट्राइब्स रहती हैं, SC ST, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भारत में रहते हैं। तो सबकी अलग अलग भाषाएं भी होती हैं। तो क्या कहा गया है आर्टिकल नंबर 29 में कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है भारत का, अगर वो किसी एजुकेशनल संस्थान में एडमिशन वगैरह लेना चाहता है तो उसकी जाति, उसकी क्या है भाषा, क्या है, इन सबको नज़रअंदाज करते हुए, अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि उसको हटाते हुए क्या किया जाएगा, उसको एडमिशन दे दिया जाएगा, यानी कि एजुकेशनल राइट हो गया। कौन सा नंबर? आर्टिकल 29। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। और आर्टिकल नंबर 30 क्या बात करता है कि किसी भी कोई, जैसे मान लो कि किसी भी जाति, कोई पर्सन किसी भी जाति का हो, उसकी कोई भी भाषा हो, इन सबको ध्यान में ना रखते हुए उसको किसी भी एजुकेशनल संस्थान को एजुकेशनल संस्थान को स्टैब्लिश करने का राइट है, स्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो यह कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 31 में कहा गया है, सॉरी 30 में कहा गया है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो 12 से लेकर 36 तक की 36 तक में कहा गया, यानी कि 35 तक में कहा गया है, जिसमें एक आता है राइट टू प्रॉपर्टी। ये 7वां मौलिक अधिकार था जिसको हटा दिया गया। जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब उसको डाल दिया गया है किसमें? आर्टिकल नंबर 300A के अंदर, जिसको जो कि सेंटर की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब अगर हम बात करें कि जो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में, जैसे फंडामेंटल राइट लिया कहाँ से गया था, कौन से संविधान से? तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया था, यानी कि USA के संविधान से इसको लिया गया था। अगर हम कहें कि जो मौलिक अधिकार होता है क्या ये जस्टिसिएबल है, तो जी हाँ बिल्कुल। मतलब इसका क्या है? जस्टिसिएबल का मतलब क्या है कि ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये कभी भी आपसे छीने जा सकते हैं। मान लीजिए इमरजेंसी का सिचुएशन आता है भारत के अंदर, या फिर आर्म रेबेल, जैसे कोई आर्म का विद्रोह हो जाता है तो भी आपसे ले लिया जाता है। और लेकिन सिर्फ 2 ऐसे आर्टिकल हैं जिसको जो है आपसे नहीं लिए जाते हैं। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल नंबर 19, सॉरी आर्टिकल नंबर 20 और 21 है। ये दोनों अधिकार आपसे कभी नहीं लिए जाते हैं, बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो आपसे ले लिए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब क्या आता है अगले मौलिक अधिकार में अगर आप बात करते हैं कि तो एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 32। कौन सा आर्टिकल है? आप नोट डाउन कर लेंगे, 32। ठीक है, ये क्या करता है? जो 32 आर्टिकल है इसको कहा गया है कि सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा? BR अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है। शब्दों पर ध्यान देना, मैंने क्या कहा? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहा गया है? तो आप आंसर करेंगे आर्टिकल नंबर 32। किसके द्वारा कहा गया है? तो BR अम्बेडकर जी के द्वारा ये कहा गया है। और ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको जरूर से आपको याद रखना है। और इसमें कहा क्या गया है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब इसके लिए एग्जाम्पल की आप बात करो तो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट और सबसे फेमस एग्जाम्पल है सबरीमाला केस टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल जो है वो कहाँ पर है? मैं इसके नीचे लिख दे रही हूँ ताकि आप उसको याद रखें। सबरीमाला टेम्पल ये कहाँ पर है? केरल में है।
ये जो है केस हुआ था सबरीमाला टेम्पल का केस, जिसमें क्या कहा था, ये इसमें केस किस वजह से हुआ था कि जो है इसमें क्या था कि महिलाओं को इसके अंदर एंट्री नहीं मिली, मतलब कि नहीं दी जा रही थी। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये केस आ गया था। और किसके तहत आया था, तो आर्टिकल नंबर आप बात करेंगे 32 के तहत, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ कि महिलाओं के जो मौलिक अधिकार है उनको हनन किया जा रहा था। कि उनका भाई किसी का भी कोई अधिकार है, तो मेल है फीमेल है, सबको मंदिर के अंदर जाने का राइट है। तो यहाँ पर महिलाओं को जाने का राइट नहीं मिल रहा था, इसी वजह से ये केस सामने आया था। और आपको ये केस पूछा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना हो गया मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न। इतने सारे क्वेश्चन मौलिक अधिकार से बन जाते हैं, ठीक है। और मैंने कल आपको बताया भी था कि आर्टिकल नंबर जो है 21 भी आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और आप अगर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि उसके अगेंस्ट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया। और उसमें 5 क्राइटेरिया भी दिए गए हैं। तो आप आर्टिकल क्या मार्क करके आओगे, आर्टिकल नंबर बताओ क्या आपको याद आ रहा है। तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का आर्टिकल ऐसा कहता है। अगर हम कहें कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कहाँ के कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 14 में दिया गया है। तो ऐसे तरीके के आर्टिकल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। और उसके बाद कौन सा आर्टिकल, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई और नहीं बनता है, लेकिन इतने सारे आर्टिकल आपको आने चाहिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन है उसको तो आप ज़रूर से याद करके जाइए। तो चलिए आज मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, DPSP के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और DPSP में कहा क्या गया है कि यदि कोई राज्य सरकार जब कोई लॉ बनाती है तो उसको ये ध्यान में रखना है कि लॉ अगर वो बना रही है तो उसे किसी भी व्यक्ति का पूरे राज्य में किसी भी व्यक्ति को हार्म नहीं हो रहा है। तो ये बातें ध्यान में रखकर DPSP में जितनी बातें लिखी गई हैं ध्यान में रखकर कोई भी सरकार जो है वो लॉ बनाएगी, ठीक है। तो अगले वीडियो में से बात करेंगे DPSP के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू।